and today we are going to study the fundamental unit of life. हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। तो सेल, मैं उस सेल की बात नहीं कर रही जैसे आप बोलते हैं ना रिमोट को सेल कह देते हैं, उस सेल की तो बात ही नहीं कर रही। मैं उस सेल की बात कर रही हूँ जो हमारे बॉडी में होता है। तो सेल का डेफिनेशन ये होता है, द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, अब ये किसने कोइंसाइड किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, तो अब सेल में ना आपका दो चीज आता है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल से बना हुआ, मल्टी सेलुलर मतलब कि दो, मतलब बहुत सारे सेलों से बना हुआ। तो उसमें ना मतलब मल्टी सेलुलर में ना डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यूनिसेलुलर में ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, उनका लाइफ स्पैन एकदम शॉर्ट होता है, और मल्टी सेलुलर का ना एकदम लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये सेल जो है ना वो आपका एक लैटिन नेम से आया हुआ है, उसका नाम है, उसको कहा जाता है लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक ने जब ये डिस्कवरी किया था ना, तो कैसे किया? क्योंकि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने देखा डेड कॉक सेल्स। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप भी बनाया था। ठीक है, उसने माइक्रोग्राफिया के नाम का 1665 में ही बुक बनाया था, उसमें उसने सब कुछ लिख दिया था। 1674 में एविल लुइन हुक ने आपका ह्यूमन हुआ, डॉग हुआ, रैबिट हुआ, फ्रॉग हुआ, फिश हुआ, इंसेक्ट हुए, ये सब जो जो थे उनका भी बताया कि हाँ इनके अंदर भी होता है। उसने ये भी बताया कि इन सब एनिमल्स के अंदर स्पर्म होते हैं। ठीक है, स्पर्म भी एक तरह का सेल है। ठीक है, फिर 1831 को स्कॉटिश बॉटैनिस्ट ने रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, उसका नाम ये था, दिया था न्यूक्लियस। ये इंसान ने न्यूक्लियस बताया था। जे पुरकिंजे आपका 1839 में उसने आइडेंटिफाई किया था प्रोटोप्लाज्म। हाइकेल ने एस्टैब्लिश किया था न्यूक्लियस का responsible for storing and transmitting hereditary characters। अब सेल का थ्योरी आपने पढ़ा होगा, एम सिचलेजन एंड टी सचवान, ये दोनों मतलब एम सिचलेडन जो थे ना, वो 1838 में जर्मन बॉटैनिस्ट थे। वो उन्होंने सबसे पहले एक आइडिया प्रपोज किया था, ये प्लांट, उसमें बताया था कि प्लांट में भी सेल होता है। और टी सचवान ने 1839 को, जो कि जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली होकर बताया कि प्लांट और एनिमल ये दोनों बने हुए हैं सेल के। ठीक है, इन दोनों के मतलब एम सिचलेडन और टी सचवान जो है, इन दोनों की मदद से सेल थ्योरी आई है। हाँ? अब ये तो हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप कौन कौन तरह का है? एक लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
ठीक है। तो हम मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? एक जर्मन का आदमी था 1932 को, नॉल एंड रुस्का, इन दोनों ने मिलकर के बनाया था, जो कि आपका 1 लाख से लेके 5 लाख मतलब उतना ज्यादा देख सकता है वो। एक उतना छोटा सा टाइनी सा पीस को बहुत ज्यादा ही नंबर में 1 लाख to 5 लाख में करके वो देख सकता है, जो कि फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन कहा जाता है। ठीक है। अब आपकी आई बात लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? उसे कहते हैं these microscope use light to illuminate the object, so these compound microscope are known as light microscope. ये 5x 10x 15x जो कि आज भी यूज होता है। ठीक है। अब डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके। अब आपकी है बात प्रोकार्योटिक एंड ईकार्योटिक सेल्स की। तो प्रोकार्योटिक सेल का साइज ना एकदम ही स्मॉल होता है, ईकार्योटिक सेल का ना स्मॉल एकदम ही लार्ज होता है। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, तो मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया तो मतलब उसके सारे पार्ट्स एब्सेंट हो गए। ईकार्योटिक में ना आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक में ना सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और यूकार्योटिक में 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकार्योटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक में सेल ऑर्गन एब्सेंट होता है, यूकार्योटिक में सेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक में फ्यूजन और ईकार्योटिक में आपका ये सेल डिवीजन होता है मियोसिस एंड 1 मिनट मियोसिस एंड माइटोसिस। ओके। अब हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन में ना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है ना कि मतलब आपका ऑस्मोसिस आपका ये water moves moves in and out of the cell are known as osmosis, and diffusion में होता है कि CO2 moves in and out of the cell are known as diffusion। अब बताती हूँ वो सेल कब अंदर जाएगा। अंदर तब जाएगा जब डिफ्यूजन में
movement of molecule from higher concentration to lower concentration across the cell membrane. Osmosis is the movement of water or solvent through a semi-membrane from a solution of lower concentration of solutes to a solution of higher concentration of solutes, to which the membrane is relatively impermeable. Both diffusion and osmosis are physically and mechanically processes do not require spending of energy for their performance by the cell. ओके तो सेल मेम्ब्रेन में ये डाला गया है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का बात, ठीक है। अब हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है ना कि सेल के अंदर जितना पानी है उतना ही कंटेनर में भी पानी है, तो मतलब उसमें है ना कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सेम अमाउंट का पानी बाहर जाएगा, सेम अमाउंट का पानी अंदर जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। अब आई बात हमारी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ना आपका क्या होता है कि कुछ देर थोड़ा रुक जाओ भाई। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ना आपका ये जो सेल जो होता है वो मतलब हाइपरटोनिक में पानी बाहर जो है कम है और सेल के अंदर ज्यादा है, तब वो पानी जो है ना सेल के अंदर वो पानी निकल जाएगी सेल से बाहर और कंटेनर में आ जाएगी, तो सेल हो जाएगा मतलब वो श्रिंक कर जाएगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंटेनर में ज्यादा पानी रहता है और सेल के अंदर कम पानी रहते हैं, तब क्या होता है कंटेनर में जो पानी है वो पानी चला जाएगा आपका सेल के अंदर, तो उसकी वजह से सेल जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है। हाँ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, इन सब में मदद करता है ये। अब सेल वॉल ना आपका प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से प्रेजेंट होता है और ये इसमें ना सेलुलोज होता है, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। Cellulose is a complex substance and provides strength to plants. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. Okay. ये परमिट करता है फंगी में, प्लांट में, बैक्टीरिया में, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम जो होता है रॉड शेप में होता है। क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन होता है पेरेंट्स का, जिसे कि कहा जाता है डीएनए, ठीक है। तो
क्रोमोसोम ना बना हुआ रहता है डीएनए एंड प्रोटीन का, ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है ना उसमें ना आपका इंफॉर्मेशन नेसेसरी जो भी है वो मतलब आता है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग दी सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर नोन एज genes। genes अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज genes, वी विल से दैट functional segment of DNA are known as genes। Okay, so डीएनए आपका कभी भी डिवाइड नहीं होता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल का पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ना आपका वायरस से दूर कराता है, ठीक है। आपका साइटोप्लाज्म ना तो ये सब जो आप डॉटेड डॉटेड जो देख रहे हो ना वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इससे के अंदर वायरस कभी भी नहीं आने देता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका ना मतलब ये ना एकदम फ्लूइड की तरह होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सेल ऑर्गेनल में आपका है अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ना दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। तो अब रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम क्या होता है ना कि वो सिंथेसिस में मदद करता है प्रोटीन का, ठीक है। और रिबोसोम्स का भी वही काम होता है, ठीक है। और रही बात स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, वो सिंथेसिस करता है लिपिड एंड फैट का, ठीक है। अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का ना फंक्शन होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है। एसईआर ना आपका ये क्रूशियल रोल करता है कि मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स को बाहर हटाने के लिए, दूर करने के लिए एसईआर का काम होता है, ठीक है।
अब गोल्गी बॉडीज किसने इन्वेंट किया? कैमिलो गोल्गी ने बताया इस सेल ऑर्गेनल के बारे में। ठीक है। हाँ, तो फिर सिस्टम्स किसे कहते हैं? तो the Golgi apparatus first described by Camillo Golgi consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs arranged approximately parallel to each other to in stacks known as systems. Its functions include the storage, modification, and packaging or products in vesicles. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Okay, lysosomes. में hmm. The lisosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic and material during the disturbance of in cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are known as lysosomes is also known as the suicidal bank. हम्म तो समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब इसमें ना एटीपी मॉलिक्यूल होता है। एटीपी मॉलिक्यूल का फुल फॉर्म होता है कि एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट। अब इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब बॉडी यूज करता है एनर्जी टू स्टोर इन एटीपी molecule for making new chemical compounds and for mechanical work. Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. तो देखो, प्लास्टिड आपका होता है कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। वो है क्या? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? तो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब वो एकदम इम्पोर्ट मतलब उसका काम होता है
फोटोसिंथेसिस कराना। क्लोरोप्लास्ट में आपका बहुत सारे येलो और ऑरेंज पिगमेंट होते हैं जो कि ऐड करता है क्लोरोफिल में। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ना वो वाइट होता है कलर में। अब उसको उसको ना केवल स्टोर करना होता है क्या, तो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्यूल्स। ठीक है। वैक्यूलर टर्जिडिटी और रिजिडिटी में मदद करता है। ठीक है। अब आए हम आपका माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस Mitosis is a single division which produces two daughter cells. The division can take place in both diploid and haploid cell. It can it can occur innumerable times for forming the body of an individual. Chromosome mitosis maintain the chromosome number variation. It does not produce any variation. Meiosis meiosis is a double division which produces four daughter cells. It operates only in diploid cells. It occurs only once during sexual reproduction to produce gametes. Meiosis reduces the chromosome number into half. Hmm. Uh, it produces a lot of genetic informations. Okay. मतलब माइटोसिस और मियोसिस में अगर आपको दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि 24 क्रोमोसोम्स होते हैं हर ऑर्गेनिज्म पे। अब माइटोसिस में तो भाई 24 हो रहा है, लेकिन वहां पे कह रहा है हाफ, तो आप ये सोचोगे कि 12, लेकिन वो पता है क्या कहते हैं। ये जो सर्कल है ये है मीसेस ए। माइटोसिस में ना ये लोग क्या करते हैं, 24 क्रोमोसोम वाले को ना ये लोग हाफ मतलब दो तो ये में डिवाइड कर देते हैं जिसमें कि दोनों का हो जाता है क्या 12 में, वैसे कर देते हैं ये लोग। फिर मतलब ऐसे होता है माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में ये जो है ना मतलब मिसेस ए का दो तो हुआ तो मतलब उसको भी हाफ कर देते हैं। हाँ, और फिर उसका मतलब हो जाता कर देते हैं ये लोग 6 में। ठीक है। मतलब ऐसे आप 6 into 4 करोगे तो 24 ही आएगा। ठीक है। तो दोनों में 24 ही होता है। ठीक है।
बाय 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 बाय। वीडियो ओवर हो गई अब।